नमस्कार मित्रों, मैं हूं हर्षित तिवारी। आप सुन रहे हैं तथ्य टॉक्स विशेष श्रृंखला उपन्यास। अब तक हमने गुनाहों के देवता के पिछले 3 भागों को अच्छे से समझ लिया है, जिसमें हमने पिछले भाग में जाना कि किस तरीके से मिस डिक्रूज ने अपने भाई के बारे में पूरी बात चंदर को बताई कि किस तरीके से उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ा, उसकी मौत हुई, उसकी बेटी की मौत, और इन सब ने किस तरीके से उसे पागल बना दिया, जिसने मिस डिक्रूज के अंदर से शादी की चाह खत्म कर दी। अब दोनों स्टडी रूम जाते हैं। अब आगे चलिए, अंदर के स्टडी रूम में चलें। चलिए, चंदर बोला और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेज़ों के ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नजर आ रहा था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुथरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने की छाप थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली के लगने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ से खींचे जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरों को पार कर वे स्टडी रूम में पहुंचे। बड़ा सा कमरा जिसमें चारों तरफ अलमारियों में किताबें सजी हुई थीं। चारों कोनों में 4 मेज़ें लगी हुई थीं, जिनमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे नीचे टिकी हुई थी। एक अलमारी के नीचे खाने में टाइपराइटर रखा था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंदर घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी की किताबें रखी थीं। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी, ओह माफ़ कीजिएगा मिस डिक्रूज। नहीं, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं, मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरी नानी जी जानती थी। क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में नहीं बताया? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताज्जुब है, पम्मी बोली। आपने ट्रेनॉली डिक्रूज का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, डिक्रूज, जिन्होंने कौशाम्बी की खुदाई करवाई थी। वह तो बहुत बड़े पुरातत्व थे, कपूर ने कहा। हाँ वही, वह मेरे सगे नाना थे और वह अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे, और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी, जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी। उनके कारण भारत में उन्होंने ईसाईयत अपनानी पड़ी। यह मेरे नाना का ही मकान है और अब हम लोगों को मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर हैं ना, वे हमारे खानदान के अटॉर्नी हैं। उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने ही जायदाद हमें दिलवाई। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई। उस टाइपराइटर में कार्बन और कागज लगाकर कहा, लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर नहीं रुका। कपूर ने देखा कि यह लड़की तो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज भी है। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थीं और तेज इतनी कि 1 घंटे में उसने लगभग आधी पांडुलिपि टाइप कर रखी थी। ठीक 1 घंटे के बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया। बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुक कर कहा, अब थोड़ी देर आराम। और अपनी अंगुलियां चटकाने के बाद वह कुर्सी खिसका कर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतकल्लुकूफी से हाथ रखकर बोली, क्या एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूँ, लेकिन मुझसे तो काम होने से रहा, अब बिना चाय के। पम्मी एक अल्लड़ बच्ची की तरह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज उठाए और कलम निकाल कर उनमें से गलतियां सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और उसके बगल में बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, ताज्जुब है, आपकी इजाज़त हो तो मैं सिगरेट पी लूँ? क्या आप सिगरेट पीती हो? छी, पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बहुत ही नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर, मैं यहाँ के समाज से मिलती जुलती नहीं। अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफरत हो गई है। मैं अपने दिल से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों से घुलना मिलना हमारे लिए संभव नहीं। घर में अकेली रहती हूँ। सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। किताबों का मुझे शौक नहीं। तलाक के बाद आपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? कपूर ने पूछा। मैंने कहा ना कि किताबों का मुझे शौक बिल्कुल भी नहीं, पम्मी बोली, और मैं अपने आप को आदमियों से घुलने मिलने के लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर में अपने घर में बंद रही, मैं और बर्टी। सिर्फ बर्टी से बात करने का मौका मिला। बर्टी मेरा भाई, वह बीमार भी है और बूढ़ा, कहीं कोई तकल्लुफ़ की गुंजाइश नहीं। अब मैं हर एक से बेतकल्लुकूफ़ी से बात करती हूँ तो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं, कुछ लोग मुझ सभ्य समाज के लायक नहीं समझते, कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। इसलिए मैंने अपने को अपने बंगले के अंदर ही कैद कर लिया है।
अब आप ही हैं। आज पहली बार मैंने आपको देखा, मैं समझी ही नहीं कि आपसे कितना दुराव रखना चाहिए। अगर आप भले मानस ना होते तो इसका गलत मतलब निकाल सकते थे। अगर यही बात हो, कपूर हंसकर बोला, संभव है मैं भले मानस बनने के बजाय गलत मतलब निकालना ज्यादा पसंद करूं। तो संभव है मैं मजबूर होकर आपसे भी ना मिलूं, पम्मी ने गंभीरता से बोला। नहीं मिस्टर क्रूस, नहीं, आप पम्मी कहिए, क्रूस नहीं, पम्मी सही। आप गलत ना समझें, मैं मजाक कर रहा था, कपूर बोला। उसने इतनी देर में समझ लिया था कि यह साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बर्टी लड़खड़ाता हुआ हाथ में धूल सना खुरापा ले आया और चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखों से एकटक कपूर को देखने लगा। कपूर ने कुर्सी खिसका दी और कहा, आइए। पम्मी उठी और बर्टी के कंधे पर हाथ रखकर उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। बर्टी बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसका बीमार कमजोर व्यक्तित्व जाने कैसा लगता था कि पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बर्टी ने आंखें खोली और बहुत करुण स्वर में बोला, पम्मी, तुम नाराज हो? मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे नहीं, पम्मी ने बर्टी का माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो भूल गई और कपूर भी भूल गए। अच्छा, धन्यवाद। पम्मी, अपना हाथ इधर लाओ। और वह पम्मी के हाथ पर सिर रखकर पड़ रहा और बोला, मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था वह आई थी और पूछ रही थी, बल्कि तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने झट अपनी आंखें ढक ली कि कहीं आंखों का पीलापन देख न ले। मैंने कहा, तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ। तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? तो बोली, सर्जन के साथ जरा क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था पम्मी? कपूर स्तब्ध सा उन दोनों की ओर देख रहा था। पम्मी ने कपूर को आँख का इशारा करते हुए कहा, हाँ, हमसे मिली थी वे, लेकिन बर्टी वह सर्जन के साथ नहीं गई थी। हाँ, तब? बर्टी की आंखों में चमक उठी और उल्लास भरे स्वर में पूछा। वह बोली, बर्टी के गुलाब ये सर्जन से ज्यादा प्यारे हैं। पम्मी बोली, अच्छा? मुस्कुराहट से बर्टी का चेहरा खिल उठा। उसकी पीली पीली आंखें और धस गई और दांत बाहर निकलने लगे। क्या कहा उसने? फिर तो कहो। उसने कहा, ये गुलाब सर्जन से ज्यादा प्यारे हैं। फिर इन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं फूलों में छिप गई। तुम्हें सुबह किसी फूल में तो नहीं मिली? ओह, तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली? बर्टी ने बच्चों के से भोले विश्वास के स्वर में कपूर से पूछा। चंदर चौंक उठा। पम्मी और बर्टी की इन बातों पर उसका मन बेहद भराया था। बर्टी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी थीं। नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंदर ने कहा। बर्टी ने फिर उसी मासूमियत से सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली और कराहती हुई आवाज में बोला, जिस फूल में वह छिप गई थी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर सहसा वह तन कर खड़ा हो गया और पुचकारते हुए बोला, जाने कौन ये फूल चुराता है। अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून ऐसे ही पी लूं। उसने हाथ की अंगुलियां काटते हुए कहा और उठकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर पम्मी और कपूर ने कोई बात नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बर्टी की बातें सोचने रहा। घंटा भर बाद टाइपराइटर खामोश हो गया तो कपूर ने कहा, पम्मी, मैंने जितने लोग देखे हैं उनमें शायद बर्टी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय। पम्मी खामोश रही। फिर उसी लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बर्टी की बातों पर ज़रा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है और बच्चे की तरह नासमझ और लाचार है। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा, कुछ बोला नहीं। क्यों, तुम्हें ताज्जुब क्यों नहीं होता है? पम्मी ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं सच कहती हूँ। वह बहुत गंभीर हो गई। मुझे ज़रा तरस नहीं आता इस पागलपन पर। क्षण भर चुप रही, फिर जैसे बहुत ही तेजी से बोली, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफरत है। शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाजी से नफरत है और उस धोखेबाजी के बाद इस झूठ मूठ की यादगार और बेईमानी के पागलपन पर नफरत है। और ये गुलाब के फूल ये क्यों मूल्यवान है? इसलिए ना, इसके साथ बर्टी की जिंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुथी हुई है। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी की जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आना जरूरी है तो लानत है उन फूल की खूबसूरती पर।
मैं उससे नफरत करती हूँ, इसलिए मैं किताबों से नफरत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों की ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होती है। पम्मी चुप हो गई, उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। थोड़ी देर बाद उसका तैश उतर गया और वह अपने आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास गई और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, बाकी से मत कहना, अच्छा? कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेट कर खड़ा हुआ। पम्मी ने उसके साथ कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाकर कहा, देखो, पिछले साल से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए, तो अब अक्सर आना है। अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा, डॉक्टर शुक्ला से मेरी अभिवादन कहना, कभी यहाँ जरूर आए। आप कभी चलिए, वहाँ उनकी लड़की है, आप उससे मिलकर खुश होंगी। पम्मी उसके साथ फटाक से पहुँचाने चली तो देखा बर्टी एक चमेली की झाड़ पर टहनियाँ हटा हटा कर कुछ ढूंढ रहा था। पम्मी को देखकर पूछा उसने, तुम्हें याद है वह चमेली की झाड़ में तो नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी पम्मी को अभिवादन किया और चल दिया। उसे बर्टी को देखकर डर लगता था।